Lord Krishna Naman to all of you. This is Rachit Jain, and today we shall be discussing important documents used in the formation of a company. And we are on the second chapter of business studies, that is forms of business organizations. Okay, so actually there are three types of basic documents which are required to be filled with the registrar of the company. ठीक है ना. अगर हम लोग बात करते हैं एक पब्लिक कंपनी की तो तीन टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं. फर्स्ट वन इज़ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, सेकंड वन इज़ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड थर्ड वन इज़ प्रॉस्पेक्टस. अगर हम लोग बात करें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो जिसको हम लोग बोल देते हैं कंपनी का बेसिक डॉक्यूमेंट या प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट. ठीक है ना. इसमें क्या होता है कि कंपनी के बारे में सारी चीज़ें लिखी रहती हैं. कंपनी कैसे वर्क करेगी, कंपनी का क्या ऑब्जेक्टिव होगा काम करने का, ठीक है, या स्कोप, कंपनी कहाँ तक वर्क करेगी, यानी कि एक सिटी में, एक स्टेट में, ठीक है, या एक पूरे देश में या इंटरनेशनली. ठीक है, स्कोप क्या है और किस किस फील्ड में काम करेगी कंपनी, ये सारा कुछ किस में आता है, स्कोप ऑफ ऑपरेशंस ऑफ द कंपनी. ठीक है. और ये देखिए ये क्या होता है, इसको अगर आपको चेंज करना है, चाहे आपका ऑब्जेक्टिव हो या आपका स्कोप हो, ठीक है, तो इसके लिए आपको चेंज करने के लिए जो कंपनीज एक्ट में जो भी आपके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं उनको फॉलो करते हुए आप चेंज भी कर सकते हैं. ठीक है. कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जिनको आप चेंज नहीं कर सकते. ठीक है. इसमें क्या होता है कि जो भी हमारे क्रेडिटर्स या सप्लायर्स वगैरह हैं तो उनको क्या होता है, उनको सारी चीज़ें पता चलती हैं कंपनी के बारे में कि कंपनी का स्कोप कितना है या लिमिटेशन कितनी है कंपनी की, कि मतलब कंपनी कहाँ तक वर्क कर सकती है. ऐसा तो नहीं है ना कि कोई भी कंपनी कुछ भी कर सकती है कभी भी, नहीं ना. तो हर कंपनी की कोई ना कोई लिमिटेशन होती है. ठीक है. तो कंपनी की लिमिटेशन क्या है, यानी कि कंपनी कितनी फील्ड में वर्क कर सकती है. ठीक है ना. लेट्स से कोई कॉस्मेटिक कंपनी है तो वो सिर्फ कॉस्मेटिक्स में ही वर्क करेगी अगर उसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा है, या कॉस्मेटिक्स के साथ में किस और ब्रांच में वर्क कर सकती है वो भी किस में लिखा रहेगा, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में. ठीक है ना. अगर हम बात करें तो इसको एक और नाम से जानते हैं विच इज़ डॉक्ट्राइन ऑफ आउटडोर मैनेजमेंट, यानी कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कंपनी के बारे में सारा कुछ वो चीज़ लिखी रहती है जो भी आउटडोर मैनेजमेंट के लिए ज़रूरी है, यानी कि बाकी लोगों को, यानी कि जो हमारे क्रेडिटर्स या सप्लायर्स हैं उनको जानना ज़रूरी है, वो सारा कुछ इसमें लिखा होता है. तो अब हम लोग बात कर लेते हैं व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. ठीक है. इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में. इसमें बेसिकली 6 क्लॉज माने गए हैं. ठीक है. सबसे पहला होता है आपका नेम क्लॉज. ठीक है. तो अगर हम नेम क्लॉज की बात करते हैं तो इसमें क्या क्या होता है, कंपनी का पूरा नाम होता है. ठीक है. अब देखिए क्या होता है कि कंपनी कोई भी नाम चूज़ कर सकती है, लेकिन कुछ रेस्ट्रिक्शंस होती हैं. रेस्ट्रिक्शंस कैसी होती हैं, ठीक है. सबसे पहले कि जो कंपनी का नाम है वो लिमिटेड नाम से एंड होना चाहिए अगर कोई पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, और प्राइवेट लिमिटेड नाम से एंड होना चाहिए अगर कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है. ठीक है. और एक चीज़ और है कि कोई भी कंपनी का नाम या तो एक जैसा नहीं होना चाहिए या मिलता जुलता नहीं होना चाहिए किसी और प्राइवेट कंपनी से या किसी और कंपनी से. ठीक है. और किसी भी कंपनी के नाम में कोऑपरेटिव वर्ड नहीं आना चाहिए, क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ आर डिफरेंट फ्रॉम प्राइवेट एंड पब्लिक लिमिटेड कंपनीज. ओके. और देखिए किसी भी कंपनी को ऐसा कोई नाम नहीं रखना चाहिए जो ये लगे कि हाँ ये गवर्नमेंट की कंपनी है, तो लोग मिसलीड हो जाएं कि हाँ गवर्नमेंट की कंपनी है तो हम इसमें इन्वेस्ट कर दें. ठीक है. तो वो चीज़ भी नहीं होनी चाहिए. अब हम लोग बात करते हैं ऑल्टरेशन ऑफ नेम क्लॉज. अगर हमें नेम क्लॉज में बाई चांस कुछ नाम चेंज करना है कंपनी का तो एक स्पेशल रेजोल्यूशन हमें पास करना पड़ता है अपनी कंपनी में. ठीक है. और सेंट्रल गवर्नमेंट से एक रिटन अप्रूवल लेना पड़ता है. नेक्स्ट पॉइंट इज सिचुएशन और डोमिसाइल क्लॉज. अब देखिए कि जो भी कंपनी का एक हेड ऑफिस होता है ना, जिसको हम लोग रजिस्टर्ड ऑफिस भी बोलते हैं. हर कंपनी का एक हेड ऑफिस होता है. लेट्स से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, हेड ऑफिस मुंबई. ठीक है ना. तो वो क्या होता है, रजिस्टर्ड ऑफिस. ठीक है. तो क्या होता है किसी ना किसी स्टेट में होगा. अगर मुंबई में है तो वो कहाँ पे है, महाराष्ट्र में. ठीक है. तो क्या होता है कि कंपनी को जहाँ भी जिस भी स्टेट में आपका ऑफिस हो वहाँ के स्टेट गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है. ठीक है.
अब देखिए, एक चीज़ होती है कि कंपनी का जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वो पहले तो केवल एक ही स्टेट में हो सकता है, ठीक है, फिर आप शिफ्ट कर सकते हैं एक से दूसरे स्टेट में, वो अभी आगे आपको समझाएंगे कैसे, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि जो हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस होता है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है या हेड ऑफिस होता है, क्योंकि जितने भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं कंपनी के वो वहीं पे रखे जाते हैं, ठीक है ना। तो रजिस्टर्ड ऑफिस को जब भी आप अपना बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, ठीक है, या रजिस्ट्रेशन जैसे ही आपका हो जाता है, ठीक है, आपको 30 दिन के अंदर अंदर अपने रजिस्ट्रेशन ऑफिस को, रजिस्टर्ड ऑफिस को कंपनी के पास, सॉरी स्टेट गवर्नमेंट के पास आपको रजिस्टर कराना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे ऑल्टरेशन ऑफ सिचुएशन क्लॉज की। अब मान लीजिए आपको अगर कोई चेंज करना है अपने हेड ऑफिस में, ठीक है ना, तो सबसे पहली चीज़ तो क्या आएगी, आपको मान लीजिए एक स्टेट से दूसरे स्टेट में शिफ्ट करना है, ठीक है, तो क्या होगा, आपको दोनों स्टेट से परमिशन लेनी पड़ेगी, यानी कि आप जहाँ से अपना बिज़नेस शिफ्ट कर रहे हैं और जहाँ पे अपना बिज़नेस शिफ्ट कर रहे हैं दोनों स्टेट से परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है ना। पहले आप अपने यहाँ एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास कीजिए, फिर दोनों स्टेट से परमिशन लीजिए, अगर हो जाती है तो आप से एक से दूसरे स्टेट में शिफ्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ एक स्पेशल रेजोल्यूशन हम लोग पास कर सकते हैं अगर हम सेम स्टेट में एक से दूसरे शहर में शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पे सिर्फ आपको एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है। और मान लीजिए तीसरा पॉइंट आता है कि मान लीजिए एक ही सिटी में आप एक से दूसरी लोकेलिटी में शिफ्ट कर रहे हैं, यानी कि एक ही शहर में, लेट्स से अगर मैनपुरी में है तो करल रोड से स्टेशन रोड पे अगर आप शिफ्ट कर रहे हैं तो आप सिर्फ एक ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके इसको शिफ्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ ऑब्जेक्ट्स क्लॉज। इसमें देखिए क्या होता है कि जो भी कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है ना, कंपनी क्या क्या करेगी, ठीक है, यानी कि कंपनी का स्कोप कितना है, कंपनी किस किस फील्ड में वर्क करेगी, ठीक है, कंपनी की लिमिटेशन कहाँ है, मतलब किस फील्ड में वर्क नहीं कर सकती, तो ये सारा क्या होता है ऑब्जेक्ट क्लॉज। ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्टिव, कंपनी का क्या मेन ऑब्जेक्टिव है, यानी कंपनी क्यों आई है, कंपनी का मेन मोटिव क्या है, ठीक है ना। तो इसमें जो कस्टमर्स होते हैं या शेयर होल्डर्स हों, क्रेडिटर्स हों या सप्लायर्स हों, उनको क्या पता लग जाता है कि कंपनी की लिमिटेशन कहाँ है और कंपनी कितने फील्ड में वर्क कर सकती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हमें पता लग जाती हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव हमें डिफ़ाइन करना पड़ता है कुछ चीज़ों को ध्यान में रख के। वो क्या क्या है, सबसे पहली चीज़, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी मस्ट बी लीगल। बिल्कुल सही बात है कि वो लीगल काम करने चाहिए हमें, ऐसा नहीं है हम कोई इलीगल बिजनेस में घुस गए, ठीक है, और वो हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता कंपनी का, ठीक है ना, और कोई भी कंपनी को कोई इलीगल काम करना भी नहीं चाहिए। नेक्स्ट इज़ द ऑब्जेक्ट शुड नॉट बी कॉन्ट्ररी टू द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ, यानी कि किसी भी लॉ के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए हमने जो भी ऑब्जेक्टिव बनाया है अपनी कंपनी का, ठीक है ना, कि लेट्स से कि हमें 100 करोड़ रुपीस की कंपनी अपनी बनानी है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, ठीक है ना, और उसके लिए हमने क्या किया, उसके लिए हमने टैक्स की चोरी करना शुरू कर दी, तो वो क्या हुआ, ये अगेंस्ट द लॉ हो गया ना। नेक्स्ट वन इज़ द ऑब्जेक्ट्स मस्ट नॉट बी इमोरल, यानी कि आदर्शवादी होने चाहिए हमारे जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए ये हम लोग अभी आगे जब 4th या 5th चैप्टर में है आपके, मोरालिटी क्या होती है बिज़नेस में, ये आपको पूरा समझ में आएगा। मोरालिटी बेसिकली हम लोग बोलते हैं आदर्शवाद, ठीक है ना। तो क्या होना चाहिए कि आपके जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं वो आदर्शवादी होनी चाहिए, ऐसे नहीं होने चाहिए कि किसी भी शेयर होल्डर को या लेट्स से किसी भी आपके क्रेडिटर को जो कि उनकी किसी भी तरह से भावनाओं को आहत करें, ठीक है। अगर हम लोग बात करते हैं इसको अगर ऑल्टर करना हो तो हम इसको ऑल्टर कैसे कर सकते हैं, इसको ऑल्टर करने के लिए हम लोगों को एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होगा और किसकी परमिशन चाहिए होगी, कंपनी लॉ बोर्ड की, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा लाइबिलिटी क्लॉज, ठीक है, यानी कि कंपनी के जो मेंबर्स हैं उनकी लाइबिलिटी कहाँ तक होगी, ठीक है। अगर बात करते हैं कि लिमिटेड बाय शेयर जो होती है कंपनी, उसमें क्या होता है कि उसमें अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल, देखिए अभी हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में पढ़ेंगे कि जब शेयर कैपिटल लेते हैं तो सबसे पहले एप्लीकेशन पे पैसा आता है, ठीक है, फिर होता है अलॉटमेंट पे पैसा आता है, फिर क्या होता है, फिर कॉल पे पैसा आता है, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल, इस तरह से पैसा आता है, ठीक है। तो लेट्स से कि हमने 4 चीज़ें रखी,
सबसे पहले एप्लीकेशन मनी, फिर अलॉटमेंट मनी, फिर फर्स्ट कॉल मनी, फिर सेकंड कॉल मनी। तो लेट्स से कि लेट्स से 10 रुपये वाले शेयर थे, 1000 शेयर थे, ठीक है ना। तो लेट्स से कि हमने एप्लीकेशन पे मांग लिया 3 रुपये, ठीक है। फिर हमने मान लिया अलॉटमेंट पे 2 रुपये, ठीक है, और फिर फर्स्ट कॉल में 2 रुपये। तो कितना हो गया टोटल? 7 रुपये हमारे पास आ चुका है। बचा कितना? 3 रुपये। और लेट्स से 1000 शेयर अगर किसी ने ख़रीदे हुए हैं, ठीक है, किसी भी पर्सन ने 1000 शेयर ख़रीदे हुए हैं, ठीक है, तो उसका जो लाइबिलिटी है वो कितनी बची? 3 रुपये की बची ना। यानी कि अगर 1000 शेयर हैं तो 3000 रुपये की उसकी लाइबिलिटी बची हुई है, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ? लाइबिलिटी क्लॉज। यानी कि इसमें लाइबिलिटी दैट सेकंड इसमें चीज़ आती है कि गारंटीड बाय लिमिटेड अमाउंट ऑफ गारंटी गिवन बाय ईच मेंबर। अब देखिए कुछ कंपनी ऐसी होती हैं कि जहाँ पे जो मेंबर हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, वो एक गारंटी देते हैं कि हम कंपनी को 50 लाख रुपया देंगे, ठीक है ना। तो अगर कंपनी को ज़रूरत पड़ती है तो आपने गारंटी दी थी, तो लाइबिलिटी है आपकी, लाओ 50 लाख रुपया लेके आ जाओ, ठीक है। अब ऑल्टरेशन ऑफ लाइबिलिटी क्लॉज, अगर हम बात करते हैं इसमें ऑल्टरेशन कैसे होता है, तो इसमें क्या होता है? एक यूनैनिमस रेजोल्यूशन, यानी कि सभी की इसमें एक कहते हैं कि सहमति होनी चाहिए। तो एक ऐसा रेजोल्यूशन हमें पास करना पड़ता है, ठीक है, और उसके बाद हमें कंपनीज लॉ बोर्ड की अनुमति इसमें लेनी पड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ कैपिटल। अब देखिए टाइप्स ऑफ कैपिटल कौन सी होती है? सबसे पहले ऑथोराइज्ड कैपिटल, यानी कि कंपनी को कितनी कैपिटल कंपनी ले सकती है शेयर्स को इशू करके। यानी कि कंपनीज एक्ट की अगर हम बात करें सेक्शन 2 सबसेक्शन 8 के द्वारा, ठीक है ना, नॉमिनल कैपिटल कितनी होनी चाहिए, यानी कि आपकी जो कैपिटल है वो मिनिमम कितनी होनी चाहिए, ऑथोराइज कितनी की गई है आपको कैपिटल, वो इसमें लिखा रहता है, ठीक है ना। या आप कितने मैक्सिमम शेयर इशू कर सकते हो कंपनी के, वो इसमें लिखा रहता है। नेक्स्ट इज़ इशूड कैपिटल। अब देखिए इसको किस में डिफाइन किया गया है? कंपनीज एक्ट 2 सबसेक्शन 50, सेक्शन 2 और सबसेक्शन 50 में इसको डिफाइन किया गया है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि कंपनी टाइम टू टाइम कितनी लेट्स से कि आपको परमिशन मिली 10 लाख शेयर इशू करने की, लेकिन अभी हमें कुछ ही पैसे की ज़रूरत है तो हमने 1-1 लाख शेयर इशू किए, ठीक है ना। तो कंपनीज परमिशन ले लेती हैं किस तरह की, कि जैसे टाइम टू टाइम हम 1-1 लाख शेयर इशू करेंगे या टाइम टू टाइम हम 2 लाख शेयर इशू करेंगे। तो ये क्या हुआ? इशूड कैपिटल। नेक्स्ट इज सब्सक्राइब्ड कैपिटल। इसको किस में डिफाइन किया गया है? सेक्शन 2 एंड सबसेक्शन 86 ऑफ द कंपनीज एक्ट, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है कि मेंबर्स ने कितनी, जो उनके कंपनी के मेंबर्स हैं यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, उन्होंने कितनी कैपिटल सब्सक्राइब की है, यानी कि उन्होंने कितना पार्ट लिया है आपकी कैपिटल का या आपके शेयर्स का, वो इसमें लिखा रहता है। या जो आपके शेयर होल्डर्स हैं वो मिनिमम कितना पार्ट लें तब आपका जो शेयर इशू करना है वो सक्सेसफुल होगा, वरना आपको सारा पैसा लौटाना पड़ेगा, ठीक है ना। वो होती है सब्सक्राइब कैपिटल। नेक्स्ट इज कॉल्ड अप कैपिटल। इसको किस में डिफाइन किया गया है? सेक्शन 2 सबसेक्शन 15। देखिए सेक्शंस मैं बता दे रहा हूँ, इतना याद करने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है ना, क्योंकि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये। अगर आप कहीं कंपनी लॉ या CA वगैरह करेंगे तब आपको ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ लगेगी, ठीक है। तो अगर हम बात करें सेक्शन 2 सबसेक्शन 50, इसमें क्या होता है कि ये वो पार्ट होता है कैपिटल का जो कि हमने एक कॉल पे मंगाया है, जैसे कि मैंने आपको बताया, या मैंने मंगाया है शेयर होल्डर्स से, यानी कि शेयर होल्डर्स को बोला है कि 10 रुपये आप दीजिए हमें 1000 शेयर के, ठीक है ना। तो वो क्या हुआ? कॉल्ड अप कैपिटल, यानी कि हमने 10 रुपये मांगे थे 1000 शेयर के पर शेयर के हिसाब से, यानी कि 10,000 रुपये मांगे थे, ठीक है ना। वो क्या हो गई हमारी? कॉल्ड अप कैपिटल। नेक्स्ट इज पेड अप शेयर कैपिटल, यानी कि इसमें क्या होता है कि जो टोटल मनी है, ठीक है ना, वो कितनी मिली हमें शेयर्स के अगेंस्ट, ठीक है ना। इसको भी हमें मिनिमम डिफाइन करना पड़ता है कि लेट्स से हमने किया कि पेड अप कैपिटल अगर हमें 1000 शेयर हमने इशू किए हैं और अगर 8000 रुपये से कम मिला तो हमारे लिए ये बेकार है, ठीक है ना। तो अब हम आते हैं अपने लास्ट पॉइंट पे, विच इज़ एसोसिएशन सब्सक्रिप्शन क्लॉज। देखिए इसमें क्या होता है कि जितने भी डायरेक्टर्स होते हैं, ठीक है, वो क्या होता है, वो अपने नाम और एड्रेस सबमिट करते हैं, ठीक है,
और उसके साथ में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पे इन्हीं के साइन होते हैं, ठीक है। और ये यहाँ पे ये भी लिखते हैं कि लेट्स से कि डायरेक्टर हो भैया आप, तो डायरेक्टर आपको कब बनाया जाएगा कि जब आप बड़े एक क्वांटिटी में शेयर खरीदेंगे कंपनी के, ठीक है ना। तो इसमें आपको क्या बताना पड़ता है कि क्वालिफिकेशन शेयर, यानी कि लेट्स से कि 10-10% शेयर आपको 10-10% शेयर आपको कंपनी के ख़रीदने हैं मिनिमम, तो वो क्या हुआ, वो आपके मिनिमम क्वालिफिकेशन शेयर हैं। तो आपको जब साइन करेंगे एज अ डायरेक्टर आप मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पे, तो आपको ये भी डिक्लेयर करना पड़ेगा कि हाँ मैंने मिनिमम नंबर ऑफ शेयर्स यानी कि 10-10 शेयर मैंने ख़रीद लिए हैं ऑलरेडी, ठीक है ना। ये सारा कुछ डिक्लेरेशन किसको करना पड़ता है, डायरेक्टर्स को। अब इसमें बात करें ऑल्टरेशन की, तो ये ऑल्टर नहीं हो सकता। नेक्स्ट पॉइंट होता है आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। इसको बेसिकली बोलते हैं हम लोग इंटरनल चार्टर, यानी कि जो कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो कैसे चलेगा, वो सारा कुछ इसमें आता है। लेकिन इसके बारे में हम लोग बात करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।